हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQIAS के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में हम इंडियन ज्योग्राफी के एक और नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इंडियन आइलैंड। अर्थात ये पूरे टॉपिक को हम यूपीएससी CSE मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कवर अप करेंगे, परंतु ऐसा नहीं है कि स्टेट PCS वाले इन वीडियोस को नहीं देख सकते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि चाहे यूपीएससी एस्पिरेंट हैं आप या फिर आप स्टेट PCS एस्पिरेंट हैं, यदि आप इन वीडियोस को देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए 100% कारगर होने वाले हैं यदि आपके सब्जेक्ट में, यदि आपके सिलेबस में ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो। क्लियर? तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम प्रारंभ करते हैं अपना अध्याय जिसका नाम है इंडियन आइलैंड्स, यानी कि भारत के द्वीप। परंतु भारत के द्वीपों को समझने से पहले यहां पर हम वर्ल्ड का एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि यदि हम वर्ल्ड में बात करें तो कौन सा आइलैंड कहां पर आपको दिखाई देता है और साथ में यह आइलैंड की क्या इंपॉर्टेंस है। यानी कि हम ओनली इंडिया के आइलैंड की बात नहीं करेंगे, हम यूपीएससी CSE मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि आपको हर डायमेंशन पता हो। यदि मान लीजिए मैंने सुकोत्रा छागोस आइलैंड की बात की है और वहां पर मैंने यूके की बात कर ली है और यूके ने उस छागोस द्वीप को बेसिकली लीज पर दे रखा है यूएसए को, तो आपके माइंड में ये सेटल डाउन होना चाहिए कि एक्चुअल में यूएसए कहां पर आता है, यूके कहां पर है और साथ में ये यूके और यूएसए का किस प्रकार का रिलेशन है, इनके बीच में कौन सा सागर अकर करता है। जर्मनी की यदि मैंने बात की है, यदि मैंने फ्रांस की बात की है, तो ये आपको सभी लोकेशन याद होनी चाहिए। इसको मैं एब्सोल्युटली की वर्ल्ड मैपिंग में कवर अप कराऊंगा और जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास यूट्यूब पर लेकर आऊंगा तो वहां पर ये सब कवर होंगे। परंतु यहां पर मेरा फर्ज बनता है कि एक बार मैं आपके सामने वर्ल्ड मैप प्रस्तुत करूं। देखिएगा, यदि आप यहां पर देखेंगे तो यह है हमारा दैट इज साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। जब आप साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये पूरा का पूरा नीचे की ओर यहां पर आता है आपका टिएरा डेल फ्यूगो वाला क्षेत्र। यहां पर आपको दिखाई देता है फॉकलैंड आइलैंड, जिनके मध्य से आपको एक जलसंधि देखने के लिए मिलेगी दैट इज कॉल्ड मैगलन स्ट्रेट या फिर मैगलन जलसंधि। जब आप उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो यहां पर आपको एक अन्य आइलैंड दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड एक खाड़ी दिखाई देती है, इसे कॉल किया जाता है मैक्सिको गल्फ। जब ऊपर की ओर जाएंगे तो यहां पर आपको हडसन की खाड़ी दैट इज बे ऑफ हडसन, और फिर ये है हमारा क्वीन एलिजाबेथ ग्रुप ऑफ आइलैंड, यानी कि ये है कैनेडियन शील्ड। जब इसी से आप आगे की ओर जाएंगे तो यहां पर ये दिखाई देता है अलास्का वाला क्षेत्र, और अलास्का से जब आप नीचे की ओर आते हैं तो ये वाले भाग में विश्व का एक भ्रंश या फिर संरक्षित प्लेट किनारा वाला क्षेत्र दैट इज ये है मेक्सिको और ये है कैलिफोर्निया वाला एरिया। जब आप इसी से आगे बढ़ते हैं तो ये है हमारे कुछ छोटे मोटे आइलैंड जो कि बेसिकली स्थित हैं कहां पर, पैसिफिक ओशन के समीप ही। अब आगे की ओर आए तो यहां पर आपको दिखाई देगा दैट इज अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और अफ्रीका महाद्वीप से जब आप आगे की ओर आते हैं अर्थात उत्तर की ओर आते हैं तो यह है हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला रीजन। यहां पर है रेड सी, रेड सी से ऊपर आने पर दैट इज पर्शियन गल्फ, और फिर यहां से स्टार्ट होता है हमारा भारत, यह है गिर वाला क्षेत्र दैट इज भारत, और यहां से स्टार्ट हो जाता है साउथ ईस्ट एशिया। एक बार इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं दैट इज यहां से यूरोप का ग्रीस दैट इज इटली, और फिर यहां से पोर्चुगल, स्पेन, डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, यानी कि इन्हें कॉल किया जाता है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वाला पोर्शन, और फिर यहां से आपको दिखाई देगा व्हाइट सी, और व्हाइट सी से होते हुए फिर ये है पूरा का पूरा साइबेरिया वाला क्षेत्र। अब यदि इसी से हम आगे आते हैं तो यह है साउथ चाइना सी, कोरियन कंट्रीज, एंड देन यहां से आपको दिखाई देगा दैट इज कामचटका पेनिनसुला। इज दैट क्लियर? यहां से जब आप नीचे की ओर आएंगे तो यहां पर आपको दिखाई देते हैं इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड दैट इज इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड। ये पूरा का पूरा एक रफली मैप है ना, इसको आप नहीं ड्रॉ करेंगे, ये एक रफली मैप है मेरे और आपके नॉलेज के लिए कि कहां पर कौन सा आइलैंड आपको दिखाई देता है। और ये है हमारा अंटार्कटिका ग्रुप ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। अब यदि आप इसमें देखेंगे तो एक्चुअल में इस पूरे क्षेत्र में आपको कई सागरीय क्षेत्र विद्यमान दिखाई देंगे। अच्छा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, और बड़ा नहीं करता हूं तो यहां पर मैं आर्किपेलागोस ड्रॉप कर देता हूं, जैसे कि यहां पर आपको अलूशियन द्वीपीय चाप देखने के लिए मिलेगा जो कि आता है बेसिकली यूएसए के अधिकार में। यहां पर जापान मिलता है, ताइवान के पश्चात यहां पर आपको फिलीपींस देखने के लिए मिलेगा, यह है इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड। यहां पर देखने के लिए मिलेगा न्यूजीलैंड वाला एरिया। अब यदि हम इसको एक बार में किसी सागर के साथ प्लॉट कर दें तो यहां पर फिर आपको कई सागरीय क्षेत्र विद्यमान दिखाई देंगे। बेसिकली ये सागरीय क्षेत्र कौन से हैं, तो इसके लिए
थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करता हूं। अब ये सागरीय क्षेत्र कौन से हैं, तो देखिएगा बच्चे कि यहां पर आपको दिखाई देता है दैट इज पैसिफिक ओशन। ये आता है हमारा पैसिफिक ओशन वाला पोर्शन। पैसिफिक ओशन से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आपको दिखाई देता है अटलांटिक ओशन वाला भाग, अटलांटिक ओशन। अब चूंकि हमारा ये टॉपिक नहीं है इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करता हूं। ये है हमारा इंडियन ओशन, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगी। यहां पर आपको दिखाई देता है सदर्न ओशन अर्थात दक्षिणी सागर वाला एरिया। और वापस से हमारी पृथ्वी गोल है, दैट इज वाई कि यहां पर आपको दिखाई देते हैं फिर से पैसिफिक ओशन वाला रीजन। ठीक है, अब ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। इज दैट क्लियर? यहां पर आपको दिखाई देता है दैट इज आर्कटिक महासागर, यह है आर्कटिक ओशन। और यहां पर आपको कुछ और आइलैंड जिनको नाम दिया जाता है बेसिकली, यह है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के नीचे आइसलैंड, और यहां पर सो कॉल्ड यूके आपको दिखाई देगा, और इसी के बाजू में आयरलैंड आपको देखने के लिए मिलता है। इज दैट क्लियर? यदि इतना क्लियर है तो आई थिंक हम आगे बढ़ सकते हैं। अब यहां पर कौन कौन से ये कॉन्टिनेंट है तो एक बार मैं नेमिंग कर देता हूं। दैट इज साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यह है हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका से जब आप उत्तर की ओर जाएंगे तो दैट इज नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। यह है हमारा अफ्रीका महाद्वीप, दैट इज अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और अफ्रीका के पश्चात ऊपर आपको दिखाई देता है यह है यूरोप। यूरोप के पश्चात यहां पर आपको एक यूराल माउंटेन देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके नीचे से उसके बाजू से स्टार्ट होता है एशिया महाद्वीप, और यहां पर आता है यह है हमारा इंडिया अर्थात दैट इज भारत। ठीक है, यहां पर अब आपको कुछ और आइलैंड्स देखने के लिए मिलेंगे जिनका वर्णन मैं समय समय पर करूंगा। जब आप नीचे की ओर आएंगे तो यहां पर आपको कुछ और भारतीय क्षेत्र में मौजूद आइलैंड दिखाई देते हैं जिनको हम अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के नाम से जानते हैं। और फिर यहां पर आपको कुछ एक और द्वीप समूह जिसको हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। अब यहां पर आपको श्रीलंका एक द्वीपीय देश देखने के लिए मिलेगा जो कि भारत से पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। और यहां पर आपको मेडागास्कर वाला एरिया देखने के लिए मिलता है जो कि अफ्रीका महाद्वीप के मोजाम्बिक नेशन से अलग होता है। यहां पर अब आपको मॉरिशस देश देखने के लिए मिलेंगे। इज दैट क्लियर? यदि इतनी बात समझ में आई है तो मैं बिना देरी किए आगे बढ़ता हूं, अपनी एक नई स्लाइड लेता हूं जिसमें अब मैं आपको इंडिया के कंटेक्स्ट में ये सभी बातें बताने वाला हूं। यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए यह है कि भाई यहां स्टडी IQ के फाउंडेशन बैच, GS फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाले हैं जिनमें बेसिकली लाइव क्लासेस चलेंगी। और ये पूरा बैच आपके टारगेट कर रहा है किसको? 2025 की UPSC को। इसमें हिंदी माध्यम के बैचेस के लिए मैं मेनली बात करूंगा, जो कि यदि आप AKB लाइव कोड का यूज करते हैं तो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी केवल और केवल 27,999 में। यहां पर आपके साथ आपका मेंटोर भी मैं रहूंगा। यहां पर मैं आपको पूरी की पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट कराऊंगा जिसमें पिलर 1 और पिलर 2 होगा हमारा। ये 20 जून से स्टार्ट होंगे और सुबह 8 बजे से ये बैचेस लगेंगे। ये पूरे के पूरे डेडिकेटेड बैचेस हैं UPSC को लेकर। यहां पर इन बैचेस के अंतर्गत आपको मेंटोरशिप, आपको MRP प्रोग्राम यानी कि मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, और साथ में यहीं पर आपको SIP प्रोग्राम भी प्रोवाइड कराया जाएगा। यदि मान लीजिए आप एक सीरियस UPSC एस्पिरेंट है तो मुझे नहीं लगता कि अब 2025 की UPSC को बहुत ज्यादा टाइम रह गया है, इसीलिए आप जल्दी से जल्दी इन बैचेस का पार्ट बने बच्चों, ताकि हम और आप दोनों ही मिलकर आपकी UPSC की जर्नी को और अधिक इजी, और अधिक सुगम, और अधिक सुडौल बना सकें। इज दैट क्लियर? चलिए बिना देरी किए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। यदि आप यहां पर देखेंगे तो यह है हमारा भारत, यहां पर बनकर तैयार होता है, यह है हमारा भारत। तो यदि आप यहां पर देखते हैं तो यहां पर आपको दिखाई देते हैं कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड जिन्हें कॉल किया जाता है बेसिकली, एक सेकंड मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं, इन्हें कहा जाता है अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब यहां पर मैंने नीचे 3 आइलैंड बनाए हैं, ऊपर 4 हैं, और इन दोनों में थोड़ा सा गैप है। इसका मतलब क्या है कि भाई यहां पर एक जल संधि है या फिर यहां पर एक स्ट्रेट है जो कि इन दोनों को पृथक करने का कार्य करती है। यदि आप इसी के नीचे देखेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देंगे कुछ अन्य आइलैंड या फिर ग्रुप ऑफ आइलैंड, इन्हें कॉल किया जाता है बेसिकली लक्षद्वीपा आइलैंड। यहां पर मैं नोट डाउन कर देता हूं कि ये कौन कौन से हैं। तो ये है हमारे अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, और दूसरी ओर आपको दिखाई देते हैं क्या? निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। यदि इन दोनों की ही बात करें तो बेसिकली ये दोनों ही भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, या फिर मैं यूं बोलूं कि भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश आपको कहां पर दिखाई देते हैं? ये द्वीपों पर बसे हुए आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये है हमारा लक्षद्वीप समूह वाला पोर्शन, लक्षद्वीप समूह। और नेक्स्ट हमको देखने के लिए मिलता है क्या? अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
अब यदि एक बार स्टेट की प्लॉटिंग पर हम आते हैं तो याद रखें कि यहां पर कौन कौन से स्टेट हैं जो कि सागर या फिर महासागर के साथ सीमा बनाते हैं। वो बात इसलिए आवश्यक है ताकि आपको मालूम चले कि भाई यहां पर कौन से स्टेट की कितनी दूरी है इस लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के साथ, है ना। और यहां पर एसेंशियल रिक्वायरमेंट यह है कि भाई ना केवल अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह बल्कि इसके अलावा भी भारत के पास कई और द्वीप समूह और साथ में द्वीप स्थित हैं। भारत के पास टोटल नंबर ऑफ 1000 से ज्यादा 1000 प्लस यहां पर आपको आइलैंड्स देखने के लिए मिलेंगे, जिनमें से लगभग 500 आइलैंड तो अकेले अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के पास है, 36 हैं लक्षद्वीपा के पास, और ऐसे कई और ग्रुप ऑफ आइलैंड और ऐसे कई और द्वीप आपको भारत के समीप देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि यदि हाथ पे गिनना चाहें तो न्यू मोर और गंगा सागर द्वीप, क्लियर, जिनमें से न्यू मोर द्वीप बेसिकली विवाद में रहता है भारत और बांग्लादेश के चलते, परंतु ये जब ज्वार और भाटा जब यहां पर एक बार तूफान आया तो इसमें बेसिकली ये पूरा का पूरा द्वीप गायब हो गया। अब ये विवाद में नहीं है, कारण यह है कि द्वीप नहीं बचा तो विवाद किस बात का, है ना। इसी प्रकार यदि आप देखेंगे तो पुलिकट लेक के मध्य में एक द्वीप है जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये वो कौन सा आइलैंड था, उसका डिस्कशन मैं यहां पर नहीं करूंगा, इज दैट, है ना। तो यदि आप यहां पर देखेंगे तो भारत के पास बहुत से आइलैंड है, उनमें से मेजर आइलैंड्स का यहां पर हम डिस्कशन करेंगे। तो यदि हम यहां पर लेते हैं कि एक्चुअल में कौन कौन से स्टेट्स हैं यहां पर, तो सबसे पहले तो आपको दिखाई देता है गुजरात। गुजरात के पश्चात आपको देखने के लिए मिलेगा दैट इज महाराष्ट्र वाला रीजन। एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा बाहर से लिखना प्रारंभ करता हूं ताकि यहां पर स्पेस पर्याप्त हमें मिल सके। दैट इज महाराष्ट्र वाला रीजन। महाराष्ट्र के नीचे आपको दिखाई देगा दैट इज गोवा, यहां पर दिखाई देगा आपको गोवा वाला रीजन। गोवा से नीचे अब आपको देखने के लिए मिलेगा दैट इज कर्नाटका, ये हमारा कर्नाटका वाला क्षेत्र। और कर्नाटका से आगे अर्थात और दक्षिण में आपको नजर आएगा दैट इज केरला वाला एरिया। अब केरला के बाजू में, केरला के ही जस्ट बाजू में आपको देखने के लिए मिलेगा यहां पर तमिलनाडु। ये सागर में नहीं है बट ऑब्वियस है कि मैं यहां पर स्पेस बचाते हुए लिख रहा हूं, अर्थात यहां पर आपको मिलेगा तमिलनाडु वाला एरिया। तमिलनाडु से ऊपर, तमिलनाडु से उत्तर की ओर यहां पर मिलता है हमें दैट इज आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश वाला एरिया। और आंध्र प्रदेश से ही उत्तर में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आंध्र प्रदेश से उत्तर में आपको दिखाई देगा एक्चुअल में उड़ीसा वाला सेक्शन, दैट इज उड़ीसा। और उड़ीसा से ऊपर अब आपको नजर आएगा क्या, यहां पर वेस्ट बंगाल अर्थात दैट इज पश्चिम बंगाल वाला रीजन। चलिए एक बार आप मेरी बात समझना प्रारंभ करिएगा कि यहां पर इन स्टेट्स की मैंने प्लॉटिंग क्यों की हुई है, ताकि आप समझ पाएं कि एक्चुअल में किस सागर के साथ और किस महासागर के साथ सीमा बना रहे हैं। जैसे यहां पर आपको दिखाई देता है दैट इज अरेबियन सी, या फिर इसे कहा जाता है बेसिकली अरब सागर वाला रीजन। अरब सागर से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आपको दिखाई देता है बे ऑफ बंगाल अर्थात दैट इज बंगाल की खाड़ी सागर। बंगाल की खाड़ी सागर में आपको अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड देखने के लिए मिलेगा। और जब आप इसी से आगे बढ़ेंगे तो यहां पर इस वाले रीजन में अर्थात इसके पूर्व की ओर यहां पर आपको दिखाई देता है अंडमान सी या फिर अंडमान सागर, ठीक है, अर्थात अंडमान सी और साथ में इस बे ऑफ बंगाल के बीच में आपको ये अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड दिखाई देंगे। अब इनकी लोकेशन को और अच्छे से यदि हम समझें तो यहां पर एक और मैं मैप ड्रॉ करता हूं, आप 5 मिनट वेट करिएगा बस। देखिएगा यदि यहां पर हम देखें तो यह है अफ्रीका वाला क्षेत्र, यहां से प्रारंभ होता है बेसिकली दैट इज लाल सागर वाला एरिया। जब आप उत्तर की ओर जाते हैं तो यह है अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो यहां पर आपको दिखाई देता है इंडिया वाला क्षेत्र अर्थात दैट इज भारत वाला एरिया। एक काम करता हूं मैं भारत को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि यहां पर कौन कौन से आइलैंड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। और जब आप भारत से आगे बढ़ते हैं तो यहां पर फिर आपको कई छोटे मोटे क्षेत्र देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि लाइक ये है हमारा साउथ ईस्ट एशिया वाला भाग दैट इज साउथ ईस्ट एशिया। और यहां से फिर स्टार्ट होता है दैट इज साउथ चाइना सी वाला पोर्शन। अब आप जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो वैसे वैसे अदर कंट्रीज आपको देखने के लिए मिलेंगी, है ना। और अदर सी एरिया भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। जब आप यहां पर आते हैं तो अब यहां पर आपको एक एरिया देखने के लिए मिलेगा दैट इज अफ्रीका वाला पोर्शन। यदि आप अफ्रीका में देखेंगे तो अब अलग अलग कंट्रीज हैं यहां पर, जैसे कि लाइक यहां पर आपको दिखाई देती है दैट इज सोमालिया ना। सोमालिया के पश्चात यहां नीचे आपको दिखाई देगी केन्या, सोमालिया केन्या। फिर दिखाई देता है तंजानिया, और तंजानिया के नीचे हमें दिखाई देता है मोजाम्बिक वाला रीजन दैट इज मोजाम्बिक, जिससे अलग हुआ है बेसिकली क्या, मैडागास्कर वाला क्षेत्र। और इन दोनों को अलग करने वाली जलसंधि का नाम भी आता है मोजाम्बिक
जल संधि। अब यहां पर देखिएगा कि यह है हमारे लक्षद्वीप आइलैंड, दैट इज लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप से नीचे या फिर लक्षद्वीप से नीचे जब आप इस क्षेत्र में आते हैं तो यहां पर आपको सुकोत्रा आइलैंड्स देखने के लिए मिलते हैं। लक्षद्वीप से नीचे इस एरिया में आपको दिखाई देता है एक्चुअल में यह है मॉरिशस वाला क्षेत्र। मॉरिशस से जब आप नीचे आते हैं तो यह है हमारा छागोस वाला रीजन, और छागोस से जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर मेडागास्कर के समीप ही आपको दिखाई देंगे क्या, दैट इज मॉरिशस, यानी कि यह है मालदीव, सॉरी यह है मालदीव, यह है मॉरिशस वाला क्षेत्र। यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं सेशल्स द्वीप, और ये पूरा क्षेत्र आता है हमारा इंडियन ओशन का, ये पूरा क्षेत्र कहलाता है इंडियन ओशन का क्षेत्र। इज दैट क्लियर? इंडियन ओशन। अब यहाँ पर और कौन कौन से आइलैंड हैं तो जरा इसकी मैं डिटेलिंग तो करूंगा ही, परंतु यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह सुमात्रा आइलैंड जो कि इंडोनेशिया का है। यहाँ पर आपको जावा दिखाई देगा, उत्तर की ओर बोर्नियो दिखाई देता है, और यहाँ पर आते हैं अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड वाला सेक्शन। क्लियर? अब 1 मिनट में इस पूरे मैप को कंप्लीट कर देता हूं, आप मुझे 5 मिनट का समय दें। देखिएगा मैंने यहां पर ड्रॉ क्या क्या किया है, तो ये है सुकोत्रा वाला एरिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सुकोत्रा से नीचे आपको दिखाई देता है यह छागोस। अब यदि इस दोनों सुकोत्रा और छागोस को आप मिला लेते हैं तो याद रखें कि यह बनती है हमारी सुकोत्रा छागोस रेंज, और इसी सुकोत्रा छागोस रेंज पर ही एक्चुअल में बना हुआ है क्या, लक्षद्वीप वाला एरिया। अर्थात मैंने ये ऐसे ही ड्रॉ नहीं कर दिया है, मैंने केवल और केवल ये बताया है आपको कि एक्चुअल में यदि आप लक्षद्वीप का अध्ययन करेंगे तो ये सुकोत्रा छागोस रेंज पर मौजूद है। तो आपको पता होना चाहिए कि सुकोत्रा आइलैंड कहां पर है और छागोस आइलैंड आपको कहां दिखाई देते हैं। मॉरिशस, ये इसको मिनी इंडिया भी कॉल किया जाता है, कारण यह है कि यहां पर आधे से अधिक पॉपुलेशन आपको इंडियन दिखाई देगी। यहां पर आपको दिखाई देते हैं सेशल्स आइलैंड, यह है पूरा का पूरा इंडियन ओशन जिसमें ये सभी आइलैंड आपको दिखाई दे रहे हैं। अब एक एक करके हम इस पूरे पोर्शन के बारे में डिस्कस करना चालू करते हैं। जैसा कि मैंने यहां पर देशों का क्रम आपको पहले ही बता दिया था, बस मैंने इसको नोट डाउन और कर दिया है। देखिएगा यदि हम इंडिया के कंटेक्स्ट में समझना चाहें तो बच्चे अब यहां पर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे अब सबसे पहले हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हमारा डिस्कशन होगा अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड पर, अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूहों पर, अर्थात दैट इज हम इस पार्ट की बात करेंगे। क्लियर? और यदि इस अध्याय के बारे में बात करूं तो आपको यह बात याद रखनी है कि यहां पर अंडमान द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हम बोलते जरूर हैं, परंतु यहां पर अंडमान अलग है और निकोबार द्वीप समूह आपको अलग देखने के लिए मिलेगा। दैट इज कैसे? तो यहां पर जब आप देखेंगे तो ये जो उत्तर के 4 द्वीप हैं इन्हें कॉल किया जाता है बेसिकली अंडमान द्वीप, और फिर नीचे के जो 4 द्वीप आपको देखने के लिए मिलेंगे बेसिकली इन्हें कॉल किया जाता है निकोबार द्वीप। और ये दोनों ही अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह चापाकार द्वीप समूह का उदाहरण है। और ये चापाकार द्वीप समूह क्या होते हैं, या फिर मैं बोलूं कि फेस्टून द्वीप क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है कि ये चापाकार की मैं बात करूं, चापाकार द्वीप समूह, या फिर इन्हें ही जब हिंदी में इंग्लिश में जब आप बोलते हैं तो इन्हें कॉल किया जाता है फेस्टून, या फिर इन्हें ही एक वर्ड दिया जाता है जिसका नाम है आर्किपेलागोस, आर्किपेलागो। अब ये आर्किपेलागो क्या है, तो इसका मतलब कुछ नहीं होता। हिंदी में यदि हम समझने का प्रयास करें तो ये एक प्रकार के चापाकार द्वीप समूह का उदाहरण है। जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं और फिजिकल ज्योग्राफी में जब हम प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी के बारे में अध्ययन करते हैं, अर्थात प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का अध्ययन करते हैं, तो वहां पर आप पाते हैं कि वास्तविकता में इन चापाकार द्वीप समूह का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो यदि हम एक बात करें, यदि मान लीजिए कोई 2 प्लेटें हैं, है ना, XYZ, कोई भी 2 प्लेटें हो सकती हैं, जैसे कि यहां पर यदि अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड की हम बात कर रहे हैं तो एक्चुअल में इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इनके फॉर्मेशन के लिए बेसिकली 2 थ्योरीज बताई जाती हैं। एक तो ये हिमालय का ही एक्सटेंशन है, यानी कि शायद मैंने हिमालय वाले चैप्टर में आपके साथ ये साझा किया था। यदि आप नॉर्थ ईस्ट पार्ट को देखेंगे भारत के, तो नॉर्थ ईस्ट में आपको माउंटेन्स देखने के लिए मिलते हैं, इन्हें कॉल किया जाता है बेसिकली क्या, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, जिनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश का जब आप अध्ययन करते हैं तो यहां पर कहा जाता है पटकोई बूम, नीचे आते हैं तो नागालैंड में नागा पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, और मणिपुर में आपको देखने के लिए मिलती है मणिपुर पहाड़ी, और फिर इन्हीं का विस्तार म्यांमार में कहलाता है अराकानयुमा, और इसी अराकानयुमा के शिखर आपको बंगाल की खाड़ी सागर में डूबे हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें बेसिकली कॉल किया जाता है अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। यानी कि वास्तविकता यह है कि अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड कोई द्वीप नहीं है, अपितु यह हिमालय का ही एक्सटेंशन है। जैसे हिमालय का आकार मैंने आपको बताया था कि हिमालय का आकार आपको धनुषाकार देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? ये बो शेप देखने के लिए मिलता है, तो ये जो बो शेप आपको
आपको नॉर्थ इंडिया में देखने के लिए मिला ना, इसी को अराकानियोमा म्यांमार में, और फिर यही अराकानियोमा की जब हाइट डिक्रीज होती गई तो यही बंगाल की खाड़ी सागर में इसके कुछ शिखर उठे हुए हैं, और फिर जिन शिखरों को ज्वार और भाटे की कंडीशन के द्वारा ऊपर से समतल कर दिया गया है, और ये जब प्लेन हो गए तो यहां पर फॉर्मेशन हुआ एक्चुअल में किसका, अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड का, यानी कि ये कोई द्वीप नहीं है अपितु ये हिमालय का ही विस्तार है, जो कि कहलाते हैं अराकानियोमा का विस्तार। इज दैट क्लियर? चलिए यहां से यदि हम प्रारंभ करें, एक विधि तो ये हो गई कि भाई ये हिमालय का विस्तार है, दूसरा ये माना जाता है कि भाई हिमालय का एक्चुअल में निर्माण किसके कारण हुआ है, तो दो प्लेटों के कारण, अर्थात एक है इंडियन प्लेट जिसको वास्तविकता में कहा जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और एक प्लेट हमारी निकल के आती है कौन सी, एक आती है यूरेशियन प्लेट, अर्थात दैट इज यूरेशियन प्लेट। इन दोनों के टकराने के कारण फॉर्म्ड हुआ है हिमालय। परंतु याद रखें कि कई कंडीशन ये भी बताती हैं कि जब ये दोनों प्लेटें टकराई तो इन दोनों प्लेटों के टकराने के कारण यहां पर कुछ चापाकार द्वीप समूह का निर्माण हुआ, और इन्हीं चापाकार द्वीप समूह को हम क्या नाम देते हैं, अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। अब यदि इनके बारे में हम एक एक करके समझना चालू करें तो देखिएगा ये कुछ इस प्रकार से हैं, और यदि आप इनके उत्तरी भाग को देखेंगे तो मैं एक एक करके अब इनकी नेमिंग चालू करता हूं। जैसे सबसे पहले यदि आप उत्तरी भाग को देखें, जस्ट अ सेकंड, यदि आप सबसे पहले उत्तरी भाग को देखते हैं तो ये जो चार द्वीप माने जाते हैं इन्हें कॉल किया जाता है बेसिकली, इन चार द्वीपों को मिलाकर अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, और ये जो तीन आइलैंड हैं इन्हें मिलाकर कॉल किया जाता है क्या, ये है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। और जब आप इनके मध्य के क्षेत्र को देखते हैं, इनके मध्य के क्षेत्र का अध्ययन करते हैं तो यहां पर एक चैनल आपको दिखाई देगा। अब ये चैनल क्या है, तो चैनल कुछ नहीं है, एक सकरा सागर है, या फिर मैं यूं बोलूं कि एक नैरो सी है, जो कि दो लैंड एरिया को या फिर दो स्थल खंडों को पृथक करने का कार्य करता है। इसे बेसिकली कॉल किया जाता है क्या, चैनल। और यदि यहां पर हम देखें तो इस चैनल को नाम दिया जाता है 10 डिग्री चैनल, और ये 10 डिग्री चैनल वास्तविकता में अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड को पृथक करने का कार्य करता है। आई थिंक इतना टफ नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चैनल क्या है, तो अ नैरो शैलो सी, यानी कि सकरा उथला समुद्र, जिसको हमने नाम दे दिया है चैनल का। अब 10 डिग्री ही क्यों नाम दिया, तो बेसिकली यहां से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पास हो रही है, अर्थात 10 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड लाइन यहां से पास हो रही है, दैट इज व्हाई इसको कहा गया 10 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड चैनल या फिर 10 डिग्री चैनल। क्लियर? ऐसे ही और कई चैनलों के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व मैं यहां पर नोट डाउन कर देता हूं कि ये आते हैं हमारे अंडमान द्वीप समूह, और दैट इज निकोबार द्वीप समूह, और इनको पृथक कर रहा है 10 डिग्री चैनल, याद रखिएगा। अब यदि यहां पर हम देखें तो एक एक करके मैं इनके नेमिंग भी कर देता हूं कि यदि आप सबसे ऊपर देखेंगे तो इसे कॉल किया जाता है बेसिकली उत्तरी अंडमान, या फिर इसे ही कहा जाता है नदर्न अंडमान। अब इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटा है एक एक करके हम कवर करेंगे। पहले एक एक कॉन्टिनेंट एक एक आइलैंड की मैं मैपिंग कर देता हूं, यहां पर नेमिंग कर देता हूं। यह उत्तरी अंडमान, मध्य में आप पाएंगे कि इसे कहा जाता है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान से नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा दक्षिणी अंडमान, और दक्षिणी अंडमान के नीचे हमें देखने के लिए मिलता है लिटिल अंडमान वाला रीजन। यह है कार निकोबार वाला क्षेत्र, दैट इज कार निकोबार। कार निकोबार से नीचे आपको दिखाई देता है लिटिल निकोबार, और लिटिल निकोबार से भी नीचे आपको दिखाई देता है ग्रेट निकोबार। अब जरा इसकी नेमिंग करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जब आप बेसिकली इस ग्रेट निकोबार को देखते हैं तो ग्रेट निकोबार के दक्षिणी भाग में आपको दिखाई देते हैं सुमात्रा आइलैंड। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो जस्ट अ सेकेंड, यहां पर है लिटिल निकोबार, जब इसके नीचे देखा जाएगा तो दैट इज, यहां पर अब आपको देखने के लिए मिलेगा, एक सेकंड मैं इसको ऊपर कर देता हूं, फिर यहां पर जरूरत भी हमें नहीं पड़ेगी दोबारा इसकी। तो यहां पर अब आपको दिखाई देगा क्या, ये है हमारा इंडोनेशिया का एक आइलैंड जिसे बेसिकली कॉल किया जाता है सुमात्रा आइलैंड। और ये सुमात्रा आइलैंड हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन दोनों के मध्य से एक जलसंधि होकर गुजरती है या फिर एक चैनल गुजरता है जिसे बेसिकली कॉल किया जाता है, ये है हमारा ग्रैंड चैनल। इसकी मैं नेमिंग कर देता हूं कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है क्या, दैट इज सुमात्रा आइलैंड। ये है हमारा सुमात्रा
आइलैंड, जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है। और ये इंडोनेशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ आइलैंड है। इसमें लगभग द्वीपों की संख्या कितनी है आप मुझे बताएंगे। यहां पर मैं कमेंट करने के लिए आपको प्रेरित कर रहा हूं कि आप अपना रिस्पांस अवश्य देकर जाएं। यदि मान लीजिए आपको थोड़े भी ये वीडियो यूजफुल लग रहे हैं तो अपना रिस्पांस जरूर यहां पर पुट करें। कारण यह है कि हमारी पूरी टीम को ये मोटिवेट करेंगे और ऐसे ही कई टॉपिक्स पर वीडियो बनाने के लिए हमको प्रेरित करेंगे। तो अपना पॉजिटिव रिस्पांस यहां पर जरूर देकर जाएं बच्चों। अब ये ग्रैंड चैनल किस किस को पृथक करने का कार्य करता है, तो याद रखिएगा कि ये बेसिकली निकोबार, और निकोबार में भी किसको, तो ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड से पृथक करता है। ठीक इसी प्रकार अब एक एक करके यदि हम इन सभी द्वीपों के बारे में जानना चाहें, उससे पहले मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण चैनल्स के बारे में बता देता हूं। जैसे लाइक यदि आप देखेंगे तो यह है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और दक्षिणी अंडमान तथा इस लिटिल अंडमान के मध्य में यदि आप चैनल देखें तो यहां एक चैनल आपको देखने के लिए मिलेगा, दैट इज कॉल्ड क्या, दंकन पास। ये है हमारा दंकन पास। तो बेसिकली ये दंकन पास किस किस को अलग कर रहा है, दंकन पास बोला जाए या फिर दंकन चैनल बोला जाए, दोनों एक ही बात है ना। बस यहां पर ये जो डिग्री के हिसाब से आ रहे हैं, अर्थात 10 डिग्री हो गया, अभी मैं आपको 9 डिग्री 8 डिग्री ही बताऊंगा। तो इसमें आप याद रखें कि अक्षांशीय रेखाओं की बात हो रही है। क्लियर, ये अक्षांशीय रेखा, जो भी अक्षांश रेखा उस संबंधित क्षेत्र से गुजर रही थी उसे उसी पास का या फिर उसी चैनल का नाम दे दिया गया, जैसे कि लाइक 10 डिग्री चैनल। अब यहां पर यदि हम आगे आते हैं तो ये दक्कन पास अलग कर रहा है दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से। ठीक इसी प्रकार ग्रेट निकोबार के बारे में हमने जाना कि यहां पर ग्रैंड चैनल है। अब एक एक करके इन सभी के बारे में हम डिस्कस करना चालू करते हैं कि उत्तरी अंडमान के कंटेक्स्ट में क्या क्या डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार एक एक के बारे में देखिएगा। यदि आप उत्तरी अंडमान का अध्ययन करें तो याद रखिएगा कि यहां पर एक आइलैंड है, एक अन्य आइलैंड भी आपको देखने के लिए मिलेगा, दैट इज कॉल्ड क्या, नारकुंडम। अब आई थिंक आपको पता होगा कि ये जो वॉल्केनो होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, यानी कि यहां पर बहुत ज्यादा लगभग 3 प्रकार के वॉल्केनो आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक मिलता है एक्टिव और सामान्य भाषा में दूसरा बोला जाए तो इनएक्टिव। यानी कि एक मिल रहा है हमारे पास सक्रिय ज्वालामुखी और एक मिल रहा है हमारे पास ऐसा ज्वालामुखी जो सक्रिय नहीं है, यानी कि इसको हम अक्रिय ज्वालामुखी का नाम दे सकते हैं। यहां पर इन्हें ऑफिशियल लैंग्वेज में कॉल किया जाता है प्रसुप्त और साथ में सुसुप्त ज्वालामुखी। यहां पर एक अन्य प्रकार का ज्वालामुखी भी होता है जिसको हम बेसिकली कॉल करते हैं मृत ज्वालामुखी। क्लियर, तो याद रखें 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, एक्टिव, इनएक्टिव और डोरमेंट, है ना। इनएक्टिव का मतलब होता है मृत, डोरमेंट का मतलब होता है कि जिसमें विस्फोट नहीं हुआ है परंतु विस्फोट होने की संभावना है, और एक्टिव का मतलब जिसमें समय समय पर क्रियाविधि देखी जाती है, अर्थात समय समय पर विस्फोट देखा जाता है, एक्टिविटी देखी जाती है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉल्केनो। तो यहां पर याद रखिएगा कि भारत के पास एक वॉल्केनो है जिसका नाम है नारकुंडम ज्वालामुखी, है ना, या फिर इसके बारे में याद रखो आप, ये ज्वालामुखी द्वीप है और इसको कॉल किया जाता है नारकुंडम द्वीप। और ये नारकुंडम द्वीप बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भारत का एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। कैसा है, तो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, दैट इज वाई यहां पर आपको हिंदी बहुत अच्छे से याद रखनी होगी। ये हमारा एक प्रकार का सुसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। एक तो ये बात हो गई। सेकेंड बात आपको ये याद रखनी है कि जब आप इसी उत्तरी अंडमान का अध्ययन करते हैं तो यहां पर आपको इसकी हाईएस्ट पीक भी देखने के लिए मिलेगी, जिसे क्या कॉल किया जाता है, बेसिकली इसका नाम है सैडल पीक। ये पूरे अंडमान एंड निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक मानी जाती है, सैडल पीक। क्लियर है, ये सर्वोच्च चोटी है पूरे अंडमान और निकोबार की। आगे आते हैं, यदि मध्य अंडमान की हम बात करते हैं तो मध्य अंडमान में आप याद रखें कि यहां पर आपको एक आइलैंड देखने के लिए मिलेगा जिसे कॉल किया जाता है बेसिकली बैरन आइलैंड, या फिर इसे ही कहा जाता है बैरन द्वीप। अब ये उस बैरन की बात नहीं हो रही है, ये बैरन दूसरा है। क्लियर, यहां पर आपको याद क्या रखना है, तो ये पूरे भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी है, या फिर मैं यूं बोलूं कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी की कैटेगरी में आता है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, अर्थात इसमें अभी भी विस्फोट होने की संभावना बनी रहती है और समय समय पर इसमें कुछ उद्गार देखा जाता है। ऐसा नहीं होगा कि भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि भाई यहां पर बहुत अधिक उद्गार देखने के लिए मिले या फिर ऐसा मिले जिससे जनधन की बहुत ज्यादा हानि हो जाए। यहां पर समय समय पर पाइलोक्लास्ट, समय समय पर यहां पर ज्वालामुखी राख और साथ में विभिन्न प्रकार की विषैली गैसों को ये छोड़ते रहता है। दैट इज वाई इसे क्या कॉल किया जाता है, एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी। ये अपनी सक्रियता अभी भी दिखाता है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है इस पूरे अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में, वो वाला हमारा आइलैंड है
दक्षिणी अंडमान। और ये दक्षिणी अंडमान बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अब आप आपस में इंटरकनेक्ट करते हुए बात सुनिएगा। देखिएगा, सबसे पहले तो यहां पर पूरे अंडमान निकोबार की कैपिटल अर्थात दैट इज राजधानी, क्या नाम है इसका, इसे कॉल किया जाता है पोर्ट ब्लेयर। यहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगी पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर राजधानी। अब ऐसे याद कर लो कि भाई जहां पर भी कैपिटल होती है वहां पर आपको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। परंतु एयरपोर्ट पर आए उससे पहले आप याद रखें कि यहां पर आपको एक क्षेत्र भी देखने के लिए मिलेगा, या फिर बहुत ज्यादा पर्यटक स्थल के रूप में जाने वाला एक क्षेत्र देखने के लिए मिलेगा, दैट इज कॉल्ड सेल्यूलर जेल। और इस सेल्यूलर जेल को एक टाइम पर कहा जाता था क्या, काला पानी की सजा, यानी कि इतनी क्रूशियल जेल मानी जाती थी ये कि यहां पर यदि कोई भी व्यक्ति रहा तो उसका लौट कर आना लगभग असंभव माना जाता था। और याद रखें कि यहां पर मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ नहीं जा रहा हूं, परंतु आपको यह याद रखना है कि भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम था वीडी सावरकर, इन्होंने अपने पूरे जीवन की बहुत लंबा समय लगभग 12 से 13 वर्ष इस जेल में बिताए थे वीडी सावरकर। तो याद रखें ये स्वतंत्रता सेनानी थे। मैं यहां पर बिल्कुल भी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं कर रहा हूं, और यहां पर मैं आपसे आशा भी करूंगा कि आप पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को ना देखें। देखिएगा, हम यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और साथ में आपको हर डायमेंशन यहां पर क्लियर होना चाहिए। दैट इज वाई मुझे एक एक टॉपिक यहां पर डिस्कस करना है। यहां पर आप अपने माइंड को थोड़ा सा इंक्रीज करें, थोड़ा सा आप फैलाएं। यहां पर हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर ना जाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। इज दैट क्लियर? यहां पर मैं किसी एक विशेष समुदाय, किसी एक विशेष व्यक्ति या फिर किसी एक विशेष पार्टी बिल्कुल नहीं, है ना, किसी को भी मैं सपोर्ट नहीं कर रहा। जो मेरा काम है मैं वहां पर वो कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? चलिए, अब यदि हम आगे आते हैं तो याद रखिएगा कि यहां की कुछ विशेष प्लेसेस के नाम भी आपको इन्हीं के नाम पर देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि यहां पर एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है वीडी सावरकर एयरपोर्ट, है ना, वीडी सावरकर एयरपोर्ट। ऐसा कहा भी जाता है कि भाई इन्होंने इस सेल्यूलर जेल में रहते हुए, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस जेल में रहते हुए अपने नाखून से अपनी आत्मकथा लिखने का प्रयास किया था, जो कि हो सकता है सत्य भी हो, है ना। और ये कई लोग मानते भी हैं, और आज भी इनकी दीवारों पर अर्थात इस सेल्यूलर जेल की दीवारों पर इसके प्रमाण भी देखे जाते हैं। अब मैं तो गया नहीं हूं, परंतु जहां तक मुझे नॉलेज है कि हाँ ऐसा बिल्कुल हुआ होगा, क्योंकि ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी। अभी यहीं पर आपको एक नेशनल पार्क भी देखने के लिए मिलेगा, और कौन सा है ये नेशनल पार्क तो मैं अब यहां पर नोट डाउन कर देता हूं कि यहीं पर आपको माउंट हैरियट नेशनल पार्क भी मिलता है। और ये माउंट हैरियट नेशनल पार्क मेनली किसके लिए जाना जाता है, तो याद रखें कि ये मेनली जाना जाता है अपने नारियल के वृक्षों के लिए। और यहां पर आपको एक प्रकार का केकड़ा भी दिखाई देगा जिसे बेसिकली कॉल किया जाता है रॉबर क्रैप, इसको कहा जाता है रॉबर क्रैप। ये केकड़ा दिखाई देता है, और यदि आपको इसके फोटो चाहिए हो, यानी कि मान लीजिए आप एक बार सर्च करें ये कितने विशाल आकार का केकड़ा होता है, आपको समझ में आएगा, है ना। ये सामान्य केकड़ा नहीं होता है, एक विशाल आकार का केकड़ा होता है। और रॉबर क्रैप इसलिए इसको बेसिकली कॉल किया जाता है क्योंकि ये नारियल के पेड़ में चढ़कर वहां नारियल की पूरी पूरी मलाई खा लेता है। दैट इज वाई इसको कहा जाता है रॉबर क्रैप, अर्थात चोरी करने वाला केकड़ा, एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। जब आप इसी के नीचे आते हैं तो फिर आपको दिखाई देता है लिटिल अंडमान। इसमें कुछ ज्यादा फैक्ट नहीं है, परंतु याद रखें कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के ही मध्य में आपको दिखाई देता है 10 डिग्री चैनल, इन दोनों को सेपरेट करता है। क्लियर? यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आंसर बदल जाता है, तो आपको याद रखना है कि जब भी यदि 10 डिग्री चैनल के बारे में पूछा जाए, है ना, छोटे मोटे एग्जाम में, यूपीएससी तो पूछेगा नहीं, यूपीएससी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन करता है, तो यहां पर यदि पूछा जाए कि ये 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है, बिल्कुल सही है। परंतु यदि दूसरा स्टेटमेंट हो कि 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार को सेपरेट करता है, स्टेटमेंट दोनों सही है, बट वन लाइन फैक्ट के हिसाब से यदि पूछा जाए तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। कारण यह है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार को ही एक्चुअल में क्या करेगा, सेपरेट करेगा बच्चे। चलिए, और यदि यहां पर अब आप आगे की ओर देखते हैं तो देखिएगा यह है हमारा ग्रेट निकोबार वाला एरिया। और यदि ग्रेट निकोबार की हम बात करें तो आपको पता होगा कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कॉल किया जाता है कन्याकुमारी, जो कि बेसिकली आपको दिखाई कहां पर देता है, तो यह है हमारा भारत। और भारत में इस वाले एरिया में आपको दिखाई देगा कन्याकुमारी वाला क्षेत्र। यहीं पर आता है केप केमोरन, जो कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। परंतु जब आप अध्ययन करते हैं तो याद रखना आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि पूरे संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो याद रखें इसका आंसर आता है, यानी कि ये सदर्न मोस्ट पॉइंट या फिर दक्षिणतम बिंदु की हम बात कर रहे हैं, तो इसका नाम आता है इंदिरा
पॉइंट, और ये इंदिरा पॉइंट वर्तमान में क्या जलमग्न हो गया है? तो आंसर इज यस, ये जलमग्न हो गया है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जलमग्न हुआ कैसे है, तो यहां पर वर्ष 2004 में इंडोनेशिया में एक सुनामी आई थी, जिसके परिणाम स्वरूप यह दक्षिणतम बिंदु जलमग्न हो गया था। किसके कारण? 2004 में इंडोनेशिया में आई एक सुनामी के कारण, या फिर मैं यूं बोलूं कि एक वॉल्केनिक इरप्शन के कारण जो सुनामी आई थी, उसके कारण यह जलमग्न हुआ था। कब? ईयर है 2004। आई थी ये सुनामी इंडोनेशिया में, एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, और इस वॉल्केनो का नाम है बेसिकली क्रांकाताओ वॉल्केनो या फिर क्रांकाताओ ज्वालामुखी। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि वास्तविकता में यह क्रांकाताओ ज्वालामुखी में विस्फोट नहीं हुआ था, या फिर क्रांकाताओ ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण यह सुनामी नहीं आई थी, अपितु यहां पर याद रखें कि ज्वालामुखी भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक ज्वालामुखी होता है सामान्य सा, यह है क्रेटर, और यह है हमारी ज्वालामुखी नलिका, जो कि बेसिकली कनेक्टेड है किसके साथ? पृथ्वी के अंदर मैग्मा के साथ, या फिर मेंटल पूल के साथ, है ना, जिसके द्वारा इसको प्राप्ति हो पा रही है लावा की। यदि आप बोलेंगे तो ये सभी टॉपिक्स मैं इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज खत्म होने के बाद एक एक करके कवर अप कराऊंगा, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी की मैं एक मैराथन लूंगा और वहां पर हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर अप कराने का प्रयास करूंगा। तो यदि आप यहां पर देखते हैं तो ये है हमारा मेंटल पूल, और मेंटल पूल से इसको प्राप्ति होती है लावा की, और ये लावा इस क्रेटर के सहारे बाहर आता है, और जब यही क्रेटर मुख उड़ जाता है और यहां पर वर्षा जल संचित हो जाता है, तो यही क्रेटर परिवर्तित हो जाता है एक्चुअल में किसमें? क्रेटर लेक में, अर्थात इसे कॉल किया जाता है क्रेटर झील। और साथ में यहां पर जब इस क्रेटर का आकार बढ़ जाता है तो इसे कॉल किया जाने लगता है काल्डेरा, और जब इसी काल्डेरा में वर्षा जल संचित हो जाता है तो यह बन जाता है क्या? काल्डेरा लेक। अब मैं यहां पर बताना क्या चाह रहा था कि एक्चुअल में यह होता है एक वॉल्केनो, ये तो उसकी स्थलाकृतियां हैं, परंतु याद रखें जब ज्वालामुखी का लावा इस मुख्य नली के सहारे या फिर इस मुख्य क्रेटर के सहारे बाहर ना निकलकर किसी अन्य के सहारे बाहर निकले तो इसे कहा जाता है परपोषी ज्वालामुखी। इसे क्या कॉल किया जाता है? दैट इज कॉल्ड परपोषी ज्वालामुखी। और ऐसा ही एक परपोषी ज्वालामुखी आपको क्रांकाताओ के ऊपर अनाक्रांकाताओ के रूप में देखने के लिए मिलेगा, और 2004 में इसी अनाक्रांकाताओ वॉल्केनो में इरप्शन हुआ, और इरप्शन इतना भयानक था, इतना ज्यादा विनाशकारी था कि इस इरप्शन के द्वारा म्यांमार अपनी वर्तमान स्थिति से, यानी कि उस समय की वर्तमान स्थिति से कई मीटर आगे और पीछे की ओर मूवमेंट किया। पृथ्वी अपने अक्ष पर जंप एंड बाउंस कर दी गई, अर्थात यहां पर यह पूरी हमें एक नई प्लेट के बारे में भी यहां पर पता चला था, जिसको नाम दिया जाता है आज वर्मा प्लेट। और अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड भी अपनी प्लेस से डगमगा गए। ये इतना ज्यादा विनाशकारी ज्वालामुखी विनाशकारी सुनामी थी, इससे लगभग लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी, है ना। और कहा जाता है कि यह विस्फोट हुआ था किसमें? एक्चुअल में अनाक्रांकाताओ वॉल्केनो में। यदि यह विस्फोट हो जाता किसमें? क्रांकाताओ वॉल्केनो में, तो ये जो हम पेनिनसुलर इंडिया है बोल रहे हैं ना, ये पेनिनसुलर इंडिया है से था हो जाता, यानी कि ये गायब हो जाता। और कहा भी जाता है कि भाई विस्फोट हो परंतु अनाक्रांकाताओ में ना हो। कारण यह है कि पूरा का पूरा पेनिनसुलर इंडिया जलमग्न होने की संभावना है यदि यदि क्रांकाताओ ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो। इज दैट क्लियर? चलिए वापस आते हैं, यह है हमारा पूरा का पूरा अंडमान निकोबार वाला पोर्शन। अब यहां पर एक बात आपको याद रखनी है कि इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जनजातियां भी निवास करती हैं। ये जनजातियां या फिर ये ट्राइब्स कौन सी हैं, जरा इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, तो यहां पर सबसे पहली जो जनजाति आपको देखने के लिए मिलती है, इसे कॉल किया जाता है बेसिकली नीग्रो, है ना। अब ये नीग्रो जनजाति कहां से आई भाई? यहां पर तो बेसिकली ये कहा जाता है कि भाई ये जो अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड थे ना, ये कभी ना कभी भारत की मुख्य भूमि से जुड़े हुए थे, यहां कहीं से ये जुड़े हुए थे। अब यदि हम यहां पर देखें तो एक्चुअल में इस उत्तरी अंडमान के आगे भी एक आइलैंड आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसे कॉल किया जाता है कोको आइलैंड। ये कोको आइलैंड पर अधिकार है म्यांमार का, और ये उत्तर अंडमान से या फिर उत्तरी अंडमान से बेसिकली सेपरेट होता है। किसके कारण? तो ये सेपरेट होता है दंकन कोकोस चैनल के थ्रू। तो ये कोको चैनल आपका इस कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कोको चैनल किस किस के मध्य है। तो ये भारत के उत्तरी अंडमान और साथ में ये म्यांमार के कोको आइलैंड के मध्य स्थित चैनल को नाम दिया जाता है कोकोस चैनल। अब यदि हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो याद रखें बच्चों, हम बात कर रहे हैं बेसिकली किसकी?
जनजातियों की, अर्थात यहां पर पाई जाने वाली ट्राइब्स की। और यदि बात करें तो ये है नीग्रो जनजाति, जैसा कि मैंने बताया कि ये पूरे के पूरे अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड कभी ना कभी भारत की मुख्य भूमि से जुड़े हुए थे। तो यहां पर जिन भी व्यक्तियों ने यहां पर निर्माण किया किसका, इस एरिया में भीमबेटका की गुफाओं का, यही व्यक्ति आगे की ओर बढ़े थे, यही जनजातियां आगे की ओर बढ़ी थी। और चूंकि ये मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था तो इनका निवास स्थान बना क्या, ये अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड वाला क्षेत्र। और इसीलिए अब आपको इस एरिया में बेसिकली इस एरिया में आपको एक जनजाति या फिर एक ट्राइब देखने के लिए मिलती है जिसका नाम है नीग्रो जनजाति। और इसी नीग्रो जनजाति के सब पार्ट के रूप में अब आपको यहां पर कुछ और जनजातियां भी देखने के लिए मिलती हैं। देखना, जो नीग्रो जनजाति है बेसिकली पूरे के पूरे अंडमान में देखने के लिए मिलेगी। एक और यहां पर जनजाति देखने के लिए मिलती है जिसका नाम है अंडमानीज। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा कहा जाता है, जो कि कई प्रमाणों से सत्य भी है, कि यहां पर यह जनजाति मुख्य धरा से या फिर वर्तमान धरा से बहुत ही अलग धरक है, यानी कि वर्तमान दुनिया से ये बहुत भिन्न है। और ऐसे इसका कारण क्या है, तो यहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, यहां पर जो डेवलपमेंट था, ये इन तक नहीं पहुंच पाया है। दैट इज वाई कई बार समझ में आता है या फिर कई बार लेखों में ये प्रकाशित होता है कि ये नरभक्षी जनजातियां हैं, अर्थात ये मैन ईटर ट्राइब्स हैं, है ना। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या फिर कितना इसमें झूठ मिलाया हुआ है, ये तो वहां पर जाने पर मालूम चलेगा। परंतु वहां कुछ लेखों से ये जरूर हमें प्राप्त होता है। यहां पर हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, परंतु जानना हमारा फर्ज बनता है कि यहां पर कुछ जनजातियां वाकई में निवास करती हैं जो आज भी आदिम तरीके से व्यवहार करती हैं और आदिम तरीके से रहना और खाना पसंद करती हैं। अर्थात इनका पूरा जो व्यवहार है वो आज भी आदि मानव की भांति, आदि मानव नहीं तो आदिम मानव की भांति ये जरूर बिहेव करेंगी। इज दैट क्लियर? तो यहां पर एक आती है नीग्रो जनजाति और एक आपको दिखाई देती है क्या, अंडमानीज। इसी प्रकार यदि आप देखेंगे तो साउथ अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में एक और जनजाति आपको दिखाई देगी, दैट इज कॉल्ड ओरांग। और ये ओरांग जनजाति भी किसका पार्ट है, तो इसी नीग्रो जनजाति का ही एक सब पार्ट है। ये मैं अंडमान की बात कर रहा हूं, अंडमान द्वीप समूह की। और ये जो ब्रुनेई आइलैंड में जो जनजाति पाई जाती है उसका नाम है ओरांग असली। हाँ बिल्कुल सही, ओरांग असली। ये कहां पर पाई जाती है, ब्रुनेई आइलैंड में। इसी प्रकार अब आपको कुछ और जनजातियां भी यहां पर देखने के लिए मिलती हैं। जैसे एक मिलेगी यहां पर सेंटलीज, और ये सेंटलीज आपको कहां पर मिलती है, बेसिकली ये मिलेगी हमें दक्षिणी अंडमान वाले एरिया में। यानी कि मैं यहां पर नोट डाउन भी कर देता हूं कि ये मिलेगी हमको लिटिल अंडमान, लिटिल का एल है ना, लिटिल अंडमान वाले एरिया में। और ये बेसिकली हमें दिखाई देती है कौन सी, दैट इज यहां पर सेंटलीज, ये दिखाई देती है हमें दक्षिणी अंडमान वाले एरिया में। और ये सभी नीग्रोइड की नियरली हैं, यानी कि ये सभी इसकी उपजातियां हम मान सकते हैं। ठीक इसी प्रकार मान सकते हैं, वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार यदि हम निकोबार की बात करें तो ये कहां की बात थी, ये मैंने अभी डिस्कशन किया आपके साथ, अंडमान की जनजातियां, यानी कि ये अंडमान आइलैंड की थी, है ना, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड की ये जनजातियां थी। जब हम बात करते हैं निकोबार द्वीप समूह की, तो निकोबार में एक जनजाति पाई जाती है जिसे कॉल किया जाता है क्या, मंगोलाइड। अब ये मंगोलाइड क्या है भाई, तो आपने सुना होगा कि ये मंगोलाइड बेसिकली आपको देखने के लिए मिलती है कहां, एक तो नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में और साथ में एक चाइना वाले पार्ट में। देखिएगा मैं यहां पर इसकी वेशभूषा बता रहा हूं, परंतु मैं यहां पर बिल्कुल भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना मेरा उद्देश्य है। क्लियर? अब यहां पर याद रखना कि एक आर्यंस के बारे में हम पढ़ते हैं। क्लियर? आर्यंस रिविजन थ्योरी जिसको हम बोलते हैं कि आर्यंस का आगमन हुआ कहां से, उज्बेकिस्तान वाले एरिया से, खैबर दर्रे को पार करते हुए भारत में आगमित हुए। अब यहां पर याद रखो कि ये एक्चुअल में आर्यंस की ब्रीड माने जाते हैं। क्लियर? हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है ये आर्यंस की ब्रीड माना जाता है। यदि आप अपनी थाइस को छुएंगे तो थाइस के अंदर देखिएगा, यानी कि जो आपकी इनिशियल थाइस है ये थोड़ी सॉफ्ट आपको देखने के लिए मिलेंगी, अपेक्षाकृत कंपैरेटिवली सॉफ्ट देखने के लिए मिलेंगी। इसका कारण क्या है कि आर्यंस का आगमन हुआ था भारत में और ये घोड़े पर बैठकर आए थे, ये बात सिद्ध करती है हमारी थाई, है ना। अब ये आर्यंस के बारे में मैं ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा, नहीं तो ये अभी वर्तमान में एनसीईआरटी पर इस पर डिस्प्यूट भी चल रहा है ना, तो इस टॉपिक पर हम नहीं जाएंगे। परंतु याद रखें कि इस निकोबार वाले एरिया में आपको बेसिकली यहां पर एक जनजाति दिखाई देती है जिसे कॉल किया जाता है मंगोलाइड। और ये मंगोलाइड कैसे दिखते हैं, तो लाइक जैसे आपने चाइनीज लोगों को देखा हुआ है ना, मंगोलाइड जनजाति की आंखें छोटी,
क्लियर, जो पांव हैं वो भी छोटे, यानी कि ज्यादा हाइट हेल्थ नहीं। अब यहां पर इन सभी जनजातियों का हाइट, हेल्थ, वेशभूषा, कलर और साथ में बालों का प्रकार, ये सभी डिपेंड करते हैं संबंधित क्षेत्र की जलवायु पर। जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां पर हम डायरेक्टली पढ़ते हैं कि एक्चुअल में आर्द्रता का मानव के साथ क्या संबंध है। यानी कि किसी क्षेत्र में, जैसे यदि आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो एवरेज हाइट एंड हेल्थ आपको देखने के लिए मिलेगी, मेजरली हाइट की यदि हम बात करते हैं तो वो देखने के लिए मिलती है 5'6", 5'8", 5'10", है ना। अब यदि आप देखोगे तो 6 फीट रेयरली आपको किसी व्यक्ति की हाइट देखने के लिए मिलती है ना। अब हाँ, ऐसे कई प्रोडक्ट आ चुके हैं जो कि हाइट बढ़ाते हैं, परंतु मानव के लिए, सॉरी, जो इंडियंस के लिए जो एवरेज हाइट मानी जाती है, ये मानी जाती है 5'6" से लेकर 5'10" के आसपास, ये एवरेज हाइट है। परंतु यदि आप कनाडा वाले पार्ट में चले जाते हैं तो वहां पर एवरेज हाइट मानी जाती है 6 से 6.5 फीट। इसका कारण क्या है, इसका मेन रीजन क्या है? तो याद रखें कि जो ह्यूमिडिटी होती है, इस ह्यूमिडिटी का डायरेक्टली कनेक्शन होता है किसके साथ? ह्यूमंस के साथ। यानी कि जिस एरिया में जितनी अधिक ह्यूमिडिटी होगी वहां पर आप पाएंगे कि उस एरिया में उतनी कम हाइट, उतनी कम हेल्थ आपको मानव की देखने के लिए मिलती है। अब ऐसा होता क्यों है उसके बारे में बाद में डिस्कशन होगा बच्चों, परंतु यहां पर याद रखिएगा, जहां पर ह्यूमिडिटी कम है, जहां पर ह्यूमिडिटी कम होगी वहां पर आपको उतनी अच्छी हाइट, हेल्थ, उतना अच्छा हेल्थ आपको देखने के लिए मिलता है मानव का। यानी कि यहां पर ह्यूमिडिटी का डायरेक्टली कनेक्शन होता है मानव के साथ, और ये दर्शाते हैं किसको? संबंधित क्षेत्र में पाई जाने वाली मानवों की ब्रीड्स को, कि यहां पर मानव के पूरी संरचना में क्या क्या डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये था अंडमान और निकोबार के बारे में डिस्कशन। अब बिना देरी किए हम अपने दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, अर्थात दैट इज यहां पर हम लक्षद्वीप के बारे में समझना चालू करते हैं। यदि लक्षद्वीप के बारे में डिस्कशन करें तो याद रखिएगा कि यहां पर एक बात हमें बचपन से पता है ना, बचपन से यानी कि जब से हमने यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की है। अब मैं यहां पर एक और मैप बना देता हूं, जैसे कि लाइक ये है हमारा अफ्रीका वाला पोर्शन, यहां से आप आएंगे तो आगे चलते हुए दैट इज रेड सी वाला पाथ, यहां पर जब आप देखेंगे तो ये है अरब का प्रायद्वीप, और ये है पर्सियन गल्फ। आगे बढ़ते हुए दैट इज भारत वाला एरिया, अर्थात ये है हमारा भारतीय क्षेत्र, और यहां से फिर प्रारंभ होता है क्या? साउथ ईस्ट एशिया। अब मैंने ये क्यों ड्रॉ कर लिया? तो बस मेरा मन हुआ, मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। एक्चुअल में मैंने यहाँ पर इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि यहां पर हम मुझे शो कराने हैं दैट इज ये है लक्षद्वीप आइलैंड, है ना। ये अब लक्षद्वीप नीचे आ रहा है मैं जानता हूं, परंतु यहां पर ये लक्षद्वीप आइलैंड की यदि हम बात कर रहे हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि ये जो लक्षद्वीप है ये एक्चुअल में प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। और लक्षद्वीप का अर्थ क्या होता है? तो 1 लाख द्वीप, इसका शाब्दिक अर्थ निकल के आता है 1 लाख द्वीप। यानी कि क्या यहां पर लक्षद्वीप में 1 लाख द्वीप है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर द्वीपों की कुल संख्या लगभग 36 है, अर्थात यहां पर 36 ऑफ आइलैंड आपको देखने के लिए मिलेंगे, 36 आइलैंड देखने के लिए मिलेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये सभी आइलैंड माने जाते हैं किसका भाग? प्रवाल द्वीप का भाग। देखिएगा, अब मैं यहां पर इसको थोड़ा बड़े में मैप बना रहा हूं ताकि मैं यहां पर चैनल भी दर्शा पाऊं, मैं प्रवालों के बारे में बता पाऊं और सभी चीजों के बारे में मैं आपको बता पाऊं। क्लियर? तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं कहां की बात कर रहा हूं। ये है हमारे लक्षद्वीप आइलैंड, और यदि लक्षद्वीप आइलैंड में आप बात करते हैं तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक आते हैं हमारे अमीन द्वीप और एक आते हैं हमारे कन्नानोरे द्वीप। इज दैट क्लियर? यानी कि सबसे ऊपर आपको देखने के लिए मिलते हैं दैट इज आमिन द्वीप, आमिन आइलैंड या फिर आमिन द्वीप, और आमिन द्वीप से नीचे यहां पर आपको दिखाई देते हैं दैट इज कन्ना नोरे आइलैंड या फिर कन्ना नोरे द्वीप। अब इन दोनों के बारे में हम जानना शुरू करें उससे पूर्व आपके साथ एक जानकारी कि जब आप इसी में यदि इस पूरे चैप्टर को और साथ में अपनी यूपीएससी की तैयारी को और अच्छे डिटेलिंग में कवर अप करना चाहते हैं और ये पूरी इंडियन ज्योग्राफी को आप कवर करना चाहते हैं, तो वैसे तो मैं यहां पर यूट्यूब में कवर कराऊंगा ही, परंतु याद रखिएगा कि आप इसको कवर कर सकते हैं हमारे P2I बैचेस के साथ, जो कि फाउंडेशन कोर्स के तहत अभी शुरू हो रहे हैं। 20 जून इनकी अंतिम डेट है और 20 जून से सुबह 8 बजे क्लासेस चालू होंगी, जिनमें ज्योग्राफी की क्लास मैं लेने वाला हूं। यदि आपको ज्वाइन करना हो तो आप यहां पर AKB लाइव कोड के साथ इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको पड़ेंगी मात्र 27,999 रुपए की। अब यदि ज्वाइन करना हो तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, आप एक बार ज्वाइन करके देखें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये आपकी तैयारी को बहुत ही ज्यादा सुगम बनाएंगे। तो देखिएगा, अब यदि यहां पर हम आते हैं तो यहां पर आपको दिखाई देगा सबसे नीचे वाला पोर्शन दैट इज मिनिकॉय। अब आपको याद कैसे रखना है? तो अब मैं आपको चैनल्स के नाम बता रहा हूं। देखिएगा, सबसे नीचे आपको एक चैनल दिखाई देगा दैट इज कॉल्ड 8 डिग्री चैनल,
यह है 8 डिग्री चैनल। ऊपर की ओर आएंगे तो यह है 9 डिग्री चैनल, देखिएगा दैट इज 8 डिग्री चैनल। ऊपर की ओर आते हैं तो आपको दिखाई देता है 9 डिग्री चैनल, दैट इज 9 डिग्री चैनल। और 9 से जब आप ऊपर की ओर आते हैं तो याद रखिएगा 10 हमने पढ़ा था अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में, और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है क्या, 11 डिग्री चैनल। अब आप ध्यान से सुनना कि ये किस किस को पृथक करते हैं, ठीक है। और चैनल क्या है, तो देखो डिग्री दिया हुआ है, अर्थात इसका मतलब है कि ये सामान्य सा भाई अक्षांशीय रेखाओं के आधार पर हमने इनका नामकरण किया है। देखिएगा ये है मिनिकॉय आइलैंड और ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कन्नानोरे, तो इन दोनों के मध्य में आपको दिखाई देगा क्या, 9 डिग्री चैनल। और यहां पर है मिनिकॉय और नीचे दिखाई दे रहा है आपको क्या, नीचे आपको दिखाई देंगे मालदीव वाला सेक्शन। तो मालदीव और साथ में मिनिकॉय के मध्य, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य जो चैनल है उसे बेसिकली क्या कॉल किया जाता है बच्चे, उसे कहा जाता है 8 डिग्री चैनल। क्लियर है, यानी कि यहां पर मैं नोट डाउन कर देता हूं, दैट इज मालदीव, मालदीव से मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री, क्लियर। मिनिकॉय से कन्नानोरे के मध्य 9 डिग्री और अंडमान और निकोबार के मध्य क्या, 10 डिग्री। यहां पर आते हैं तो इस कन्नानोरे और आमिन द्वीप के मध्य यह है 11 डिग्री। अब यहीं पर आपको यह बात भी याद रखना है कि ग्रैंड चैनल किसके मध्य है, तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा आइलैंड के मध्य। और दंकन पास कहां पर है, तो लिटिल अंडमान और साथ में साउथ अंडमान के मध्य। और कोको चैनल कहां पर है, तो उत्तरी अंडमान और साथ में कोको आइलैंड के मध्य में यह आपको देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, यहां पर मैंने नोट डाउन नहीं किया था, चलिए कोई बात नहीं। अब यदि हम आगे आते हैं तो याद रखें बच्चे कि यहां पर अब हम बात करेंगे किसके बारे में, इस पूरे लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में। और यदि लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में हम समझें तो याद रखिएगा कि ये पूरे द्वीप एक्चुअल में किसका उदाहरण है, कोरल आइलैंड का उदाहरण है। ये पूरे द्वीप यानी कि लक्षद्वीप में जितने भी आइलैंड हैं वो एक्चुअल में कोरल आइलैंड या फिर इन्हें ही कॉल किया जाता है प्रवाल द्वीप का ये उदाहरण आते हैं। अब ये प्रवाल द्वीप क्या होते हैं, तो याद रखें कि वास्तविकता में जैसा आपने घोंघा एक जीव देखा है ना जिसका कंकाल बाहर होता है, क्लियर, हमारा कंकाल अंदर है, परंतु एक जीव होता है घोंघा, इस घोंघे का जो कंकाल होता है ये बाहर की ओर होता है, अर्थात जो सॉफ्ट शरीर होता है ये अंदर होता है और जो कंकाल रहेगा ये बाहर की ओर रहेगा। तो इससे ऐसा ही घोंघा नहीं पर घोंघे के जैसा एक जीव आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि बहिर्कंकाली होगा या फिर बहिर्कंकाली जीव होगा। इसमें जो इसका दृढ़ भूखंड है, या सॉरी भूखंड नहीं, जो दृढ़ बॉडी है ये बाहर की ओर होगी, क्लियर, बहिर्कंकाली जीव है। और ये अपना भरण पोषण किससे करेगा, तो मान लेते हैं कि यह है एक प्रवाल और यह है एक प्रवाल और इसके इस बॉडी पर आपको कुछ इस प्रकार से जूजेंथली का कवर देखने के लिए मिलेगा। अब होता यह है कि ये पाए जाते हैं कहां पर, उथले सागर में, क्लियर, यहां पर ये उथले सागर में पाए जाते हैं। और कितने उथले, तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में ये जो जूजेंथली है, क्या नाम है इसका, यह है जूजेंथली। ये जूजेंथली करती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही ये प्रदान करती है भोजन किसको, इस प्रवाल को, यानी कि इस प्रवाल के भोजन का एकमात्र स्रोत यह जूजेंथली है। यदि मान लीजिए सपोज किसी कारणवश यह जूजेंथली समाप्त होती है तो यह प्रवाल भी समाप्त हो जाता है और यहां पर इस जूजेंथली के कारण इसका जो रंग है वो बहुत ज्यादा चटक देखने के लिए मिलता है, यानी कि ये चटक रंग के होते हैं। परंतु जैसे ही जूजेंथली समाप्त होती है तो यह प्रवाल समाप्त हो जाता है और प्रवाल समाप्त होने पर यह कलर बहुत ज्यादा फेड हो जाता है जिसे कहा जाता है प्रवाल विरंजन। और जब ये कलर फेड हो जाता है तो ये मरते मरते अर्थात इनकी डेथ हुई, डेथ होने के बाद ये एक के ऊपर एक जमना चालू हो जाते हैं। तो ये रूप लेते हैं किसका, प्रवाल भित्ति का। और जब ये समुद्र से बाहर आ जाते हैं तो इन्हें समुद्र तल से ये बाहर आ जाते हैं तो इन्हें कॉल किया जाता है प्रवाल द्वीप। परंतु इसेंशियल कंडीशन आप इसमें ये याद रखें कि किसी भी प्रवाल द्वीप के निर्माण के लिए संबंधित क्षेत्र में एक माउंटेन का होना आवश्यक है। और इस माउंटेन के ऊपर ही, क्योंकि इस माउंटेन के ऊपर ही ये प्रवाल जीव जमना चालू होंगे, अर्थात कुछ इस प्रकार से ये जमते हुए, मान लेते हैं ये है हमारा समुद्र तल और जमते हुए ये समुद्र तल से ऐसे कुछ इस प्रकार से बाहर की ओर आएंगे, है ना, ऐसे जमते 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 ये बाहर की ओर आएंगे और इस फिर यहां पर समुद्री लहरों द्वारा इसको अपर्दित कर दिया जाएगा और ये एक आइलैंड का फॉर्म ले लेगा। इज दैट क्लियर? तो एक्चुअल में यदि हम लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप इसी प्रक्रिया के द्वारा निर्मित आइलैंड है।
इज दैट क्लियर? यानी कि यहां पर हमने दो आइलैंड के बारे में बात की, एक था अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड और एक आता है हमारा क्या, लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि एक प्रकार के प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। इसके अलावा आपको कौन कौन से आइलैंड देखने के लिए मिलते हैं। अब यदि इंडिया के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो देखिएगा कि इंडिया के कंटेक्स्ट के हिसाब से अब कौन कौन से आइलैंड है, तो एक मैप के थ्रू, एक सिंपल मैप के थ्रू मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि यहां पर और अदर आइलैंड कौन कौन से अकर होते हैं भारतीय क्षेत्रों में। ये हमारा सिक्किम वाला पोर्शन, यहां पर आता है नॉर्थ ईस्ट, दैट इज अंडमान निकोबार, ये है त्रिपुरा मेघालय वाला क्षेत्र, यहाँ पर बांग्लादेश, ये है हमारा लद्दाख जम्मू कश्मीर, दैट इज पंजाब वाला रीजन, और फिर राजस्थान गुजरात, यहाँ पर आपको दिखाई देगा महाराष्ट्र वाला सेक्शन, और जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये है पूरा का पूरा पेनिनसुलर इंडिया। इज दैट क्लियर? अब इस पेनिनसुलर इंडिया के अकॉर्डिंगली अब मैं यहाँ पर कुछ और आइलैंड्स की मैपिंग करते जाता हूं। जैसे कि यहां पर जब आप गंगा नदी के द्वीप पर देखते हैं तो यहां पर आपको दो आइलैंड दिखाई देते हैं, एक है गंगा सागर और एक है न्यू मोर द्वीप। जब आप इसी में नीचे आते हैं तो आंध्र प्रदेश के पास आपको श्रीहरिकोटा दिखाई देता है। क्लियर? आंध्र प्रदेश में कहां पर, तो जहां पर पुलिकट लेक है, पुलिकट लेक के अंदर आपको एक श्रीहरिकोटा आइलैंड देखने के लिए मिलेगा। इसी प्रकार जब आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहां पर है मुंबई, और मुंबई स्वयं एक सालसी द्वीप पर स्थित है ना, ये 7 द्वीपों का एक समूह था। क्लियर? और जब आप यहां पर आते हैं तो यहां पर आपको दिखाई देता है एलिफेंटा ग्रुप ऑफ आइलैंड, यानी कि गुजरात में खंबात की खाड़ी के मध्य एलिफेंटा ग्रुप ऑफ आइलैंड। और ये मेनली क्यों जाना जाता है, तो अपने खनिज तेल के भंडार के लिए। अब मैं एक सेकंड में इसकी नेमिंग भी कर देता हूं, देखिएगा। यह श्रीहरिकोटा, और श्रीहरिकोटा आई थिंक आप जानते हैं कि किस लिए जाना जाता है। आप प्रीवियस वीडियो देख रहे होंगे तो आपको मालूम होगा। यहां पर आपको दिखाई देगा क्या, दैट इज सालसी आइलैंड, या फिर ये है हमारा सालसी द्वीप वाला भाग। जब आप सालसी द्वीप से भी ऊपर जाते हैं तो यहां पर खंबात की खाड़ी में आपको एक लास्ट आइलैंड मिलता है, दैट इज आलिया बेट। यहां पर आलिया बेट आपको एक आइलैंड दिखाई देगा जो कि जाना जाता है अपने बेसिकली खनिज तेल के भंडार के लिए। ये सभी आइलैंड आपको मार्क कर लेना है। वैसे ये आइलैंड नहीं मिलेंगे, गंगा सागर आपको मिल सकता है, न्यू मोर आपको मिल सकता है, आलिया बेट ना मिले तो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने लोकेशन आपको बता दी है कि खंबात की खाड़ी में दिखाई देगा। सालसी नहीं मिलेगा तो याद रखिएगा कि ये जो मुंबई है, मुंबई एक्चुअल में एलिफेंटा ग्रुप ऑफ आइलैंड का पार्ट था, उसमें से एक द्वीप था सालसी, यानी कि इस एलिफेंटा ग्रुप ऑफ आइलैंड में कुल मिलाकर 7 द्वीप थे, और इन 7 द्वीपों में से एक था हमारा सालसी द्वीप। क्लियर है? जो अब बचा हुआ है और इसी पर बसा हुआ है मुंबई, इसीलिए कहा जाता है कि मुंबई की स्थिति कुछ द्वीपीय है। और यदि आपको इस मैप के थ्रू याद रखना हो तो आप याद रखें कि इसके अलावा वर्ल्ड कंटेक्स्ट से और कौन कौन से आपके आइलैंड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनमें एक आता है छागोस आइलैंड, जो कि बेसिकली यूके के अधिकार क्षेत्र में आता है, परंतु यूके ने इसको यूएसए को लीज पर दे रखा है। इसीलिए एक स्टेटमेंट कॉल किया जाता है कि भाई यूएसए ने यहां इंडियन ओशन में एंट्री तो ली परंतु ये वापस नहीं गया। कारण यह है कि यहां पर उसने अपने नेवल कमांड स्थापित कर रखे हैं, जिसके द्वारा 1971 के वॉर में ये डायरेक्टली धमकी दे रहा था किसको, भारत को, है ना। यानी कि एक स्टोरी आती है कि ये अपने शिप्स यहां पर चलाने लगा था। क्लियर? तो एक्चुअल में उस प्रवेश किया परंतु ये बाहर नहीं गया, ये डायरेक्टली उस कहानी से रिलेटेड है। इसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। यहां पर मॉरिशस आता है जिसे मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये सेशल्स आइलैंड के बारे में याद रखें कि एक्चुअल में अफ्रीका महाद्वीप का भाग है, और मालदीव के बारे में आज तो कौन नहीं जानता होगा, है ना। कारण यह है कि अभी हाल ही में ये बहुत ज्यादा विवाद में भी था। क्लियर? और साथ में यहां पर मेडागास्कर है जो कि एक्चुअल में अलग हुआ है किससे, अफ्रीका महाद्वीप से। उसी प्रकार जैसे कि हमारा पेनिनसुलर इंडिया अफ्रीका महाद्वीप से अलग होकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर बढ़ा था। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो मेरी आपसे पुनः एक रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा अपना पॉजिटिव रिस्पांस दें कि एक्चुअल में आपके लिए ये पूरा का पूरा कंटेंट यूजफुल हो रहा है, ताकि मैं ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट आप सभी के लिए लेकर आ सकूं। इज दैट क्लियर? यदि वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूलें, अपना पॉजिटिव रिस्पांस देना ना भूलें। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।